नमस्कार, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। और जब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक संपदा है, खनिज संपदा है, उसकी संभावनाओं की भी बात करेंगे। तो खनिज में संभावनाओं का बीज मध्य प्रदेश सरकार ने जो है विभिन्न उद्योगों और व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। इसमें आधुनिक तकनीक से राज्य की खनिज संपदा का बेहतर उपयोग करने पर चर्चा हुई। 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्य सचिव अनुराग जैन ने किया। इस अवसर पर खनिज संभावनाओं और संसाधनों पर केंद्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। हालांकि कांग्रेस ने माइनिंग कॉन्क्लेव को चुनावी नाटक बताया और कहा है कि सरकार ऐसे आयोजन केवल लोगों का ध्यान अपनी ओर बनाए रखने के लिए करती है। इधर माइनिंग कॉन्क्लेव का दावा किया गया है कि प्रदेश खनिज संपदा में देश में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य है। यह क्षेत्र राजस्व योगदान में देश में 5वें स्थान पर है। जो जल्द है जो प्रदेश 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा। कॉन्क्लेव में देश भर के निवेशक जुट रहे हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को मिलेगा। कॉन्क्लेव में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। देश में 4 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हैं वो प्रदेश से होकर गुजरते हैं। यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और मध्य प्रदेश में एक पावर सरप्लस राज्य है। राज्य प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में भी काफ़ी समृद्ध है। साथ ही मध्य प्रदेश में सड़क और एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर भी सरकार को पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश को कितना निवेश मिलेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले सुनते हैं कि इस बारे में नेतागण अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और 18 अक्टूबर को हमारे यहाँ माइनिंग कॉन्क्लेव है। इससे हमें पूरी विश्वास है कि देश भर की जो टॉप कंपनीज हैं वो आएंगी। पिछले कुछ सालों में हमारा बहुत तेज़ी से माइनिंग क्षेत्र में विकास हुआ है। हमारा CAGR लगभग 20% है। माइनिंग का जो स्टेट GDP में कंट्रीब्यूशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी देश में रेवेन्यू के टर्म्स में हम लोग 5वें नंबर पर हैं और हम लोगों को विश्वास है कि ये जो जिस प्रकार से अब एक्सप्लोरेशन और हमारे रिसोर्सेज हैं इसकी तरफ पूरी इंडस्ट्री अट्रैक्ट हो रही है। देखिए, सरकार सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है चुनाव को मद्देनज़र, क्योंकि उपचुनाव है अभी प्रदेश में। तो चुनाव के मद्देनज़र ये नई तरकीबें कर रहे हैं कि किस तरह सुर्खियों में बने रहें और जनता तक ये मैसेज वो पहुंचा सकें कि हम जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, जबकि कर कुछ नहीं रहे हैं। पिछले 20 साल से इन्हीं की सरकार है। खनन से पूरा प्रदेश में कितना विस्तार हो चुका है खनन का। इसके पहले भी हमने देखा है कि पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं है। जो माफिया है, जो खनन माफिया है, जो रेत माफिया हैं, किस तरह से वो कभी ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, पुलिस वालों को तक मार देते हैं। तो अभी तक ये कहाँ सोए हुए थे और अचानक से ये क्यों कॉन्क्लेव करने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि धरातल पर आप काम कीजिए। हर काम आप चुनाव को देख कर करें तो ये उचित नहीं है। तो हर काम चुनाव को देख के ना करें, धरातल पे काम करें। और दूसरी तरफ सरकार को लगता है कि खनिज में संभावनाएं हैं, उसके बीज तलाश रही है और इसीलिए मुख्य सचिव ने जो है 2 दिवसीय कॉन्क्लेव किया और उसमें बातचीत हुई और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग खनिज के क्षेत्र में आगे आएंगे। सवाल ये है कि खनिज संपदा, खास करके रेत का जिस तरह से दोहन मध्य प्रदेश में हुआ और उसको लेकर जिस तरह की घटनाएं हुई, तो विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है। पर बहरहाल अगर कोई कॉन्क्लेव होता है और उसमें उद्योगपति आते हैं या वहाँ पर उद्योग की संभावनाएं होती है तो ये एक अच्छी पहल है। चलिए हम इस पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के समर सिंह चौहान जी हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं, उनका भी स्वागत है। राकेश, सबसे पहले बात यह है कि चुनाव तो ठीक है, 2 उपचुनाव हैं, चुनाव तो बीच बीच में होते रहेंगे। जब तक एक देश एक चुनाव की बातें होती भी रहेगी और चुनाव भी होते रहेंगे। अभी बात यह है कि ये मुख्य सचिव ने इसका उद्घाटन किया और मुख्य सचिव इसमें नेता नहीं थे और अधिकारियों ने इस पर बातचीत की। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से खनिज संपदा हैं। बहुत सारे ज़िले, अगर हम बालाघाट की बात करें, शहडोल की बात करें, मंडला की बात करें, तो बहुत सारे ज़िले जो हैं, उधर सतना हुआ, बहुत सारे ज़िलों में अलग अलग तरह की खनिज की संभावना है और उस संभावनाओं का जितना
पता लगा के उस पर काम होगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश भी समृद्ध होगा। और जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि 5वें से 3रे नंबर पे आएगा। तो ये जो कॉन्क्लेव था ये पहले से प्लान होगा, अचानक से तो ये कॉन्क्लेव हो नहीं रहा है, इसकी तैयारी चल रही होगी। तो क्या कुछ तैयारी थी और क्या कुछ इसमें बातचीत हुई, राकेश? देखिए सुभाष जी, लंबे समय से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर सरकार काम कर रही है। और यदि बात की जाए तो सरकार ने अलग अलग रीजनल में जो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव करके जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की है, या स्थानीय स्तर पे जैसे ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह के उद्योगों की स्थापना हो सकती है, इसको लेकर तमाम मुद्दों पे जो है चर्चा भी की। ग्वालियर चंबल संभाग का यदि हम ग्वालियर इन्वेस्टर समिट का रिजल्ट देखें, हम सागर इन्वेस्टर समिट को देखें तो उधर भी वहां भी जो है सरकार ने उसी तरह से, यानी आसपास के एरिया में किस तरह से उद्योग स्थापित हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर उद्योगपतियों के साथ चर्चा की, उनके साथ एमयू किए और निवेश को लेकर चर्चा की। देखिए दरअसल क्या है, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट तो काफी सालों से होती हुई आ रही है। यदि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई समिट की, लेकिन देखिए यदि बात की जाए तो बहुत से सालों में देश में कुछ सेक्टर्स ने जो है अपनी एक प्रैक्टिस सेटअप की है। और जैसे दिल्ली में ऑटो शो होता है, बेंगलोर में एग्जीबिशन होता है, वैसे ही मध्य प्रदेश माइनिंग क्षेत्र में उभरता हुआ राज्य है। तो ऐसे में जो है अब मुख्यमंत्री ने जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि माइनिंग के लिए जो है वो अलग से कॉन्क्लेव करें, जिससे कि माइनिंग सेक्टर में रोजगार और देश की जीडीपी की जो है को बढ़ाने की जो संभावना है उस पर बात हो सके। इसी को लेकर आज 2 दिवसीय जो कॉन्क्लेव है इसका शुरुआत हुई। हालांकि आज मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जो है इसका शुभारंभ किया है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में मौजूद रहेंगे और उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। हालांकि आपको बता दूं सुभाष जी की अभी 22-23 तारीख को जो है 22 अक्टूबर को जो है रीवा में एक बड़ा कॉन्क्लेव जो है रीजनल इन्वेस्टर समिट होने वाली है रीवा में। रीवा चूंकि कहा जाता है कि विंध्य क्षेत्र में जो है सैंड माइनिंग यानी प्राकृतिक संपदा जो है काफी मात्रा में है। ऐसे में सरकार ने जो है सबसे बड़ा जो अपना टारगेट तय कर रखा है कि हम माइनिंग के माध्यम से जो है प्रदेश में निवेश बढ़ाएं, रोजगार बढ़ाएं और प्रदेश की जो जीडीपी की जो संभावना है उसको टटोले। तो इसी को लेकर जो है जो रीवा में होने वाली समिट है, इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये समिट हुई है। इसके माध्यम से तमाम जो अलग अलग जो माइनिंग क्षेत्र में जो काम करने वाले जो कारोबारी हैं वह राजधानी भोपाल आए। हालांकि देखिए अधिकारियों को भी विश्वास है कि मध्य प्रदेश में जो है खनिज संपदा जो है काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। और ऐसे में इसका यदि प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग किया जाए, इसका दोहन किया जाए, इसको रोजगार से जोड़ा जाए, इसको उद्योग से जोड़ा जाए, तो एक जो है मध्य प्रदेश जो है एक प्रकार से तेजी के साथ गति कर सकेगा। और सरकार की भी मंशा यह है कि जिस प्रकार से तमाम तरह के एलिगेशन विपक्ष लगाता रहता है कि अवैध उत्खनन हो रहा है, उस पर नियंत्रण पा सके। और जो जैसे मान के चलिए कि रेत की खदान यदि हम किसी व्यापारी को दे रहे हैं, वो उसका सही ढंग से जो है वहां पे रेत निकाले, उसका सही ढंग से कार्यक्रम करे, क्रियान्वयन करे। लेकिन जो विपक्ष भी जो कह रहा है, विपक्ष के भी हमने आरोप सुने, उनका कहना है केवल ये दिखावे मात्र के। देखिए 2 दिन तक ये चलेगा, 2 दिन के बाद क्या इसका लेकर क्या किस तरह की नतीजे निकलते हैं ये देखना होगा जी। ठीक है समर जी, मैं आपके पास आऊँगा कि रेत में से तेल निकालना एक कहावत है और लोग जो बहुत सारे उत्खनन में लगे रहते हैं, अवैध उत्खनन में, उसमें पंचायतें भी शामिल होती है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी शामिल होते हैं। कई बार जब उनकी सांठगांठ नहीं होती या बिगड़ जाता है तो कोई फिर हमला हो जाता है, कहीं इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। ये तो सिर्फ एक रेत की बात है, पर बहुत तरह का खनिज मध्य प्रदेश में है और अगर उसका सही तरीके से दोहन होता है और राज्य को इसका फ़ायदा मिलता है और यदि राज्य इस पर एक कॉन्क्लेव कर रहा है, उद्योगपतियों को बुलाता है, तो ये जो अवैध गतिविधियां हैं वो रुकेंगी। और कहीं ना कहीं अगर इसमें जो लोग व्यापारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और वो लीगल तरीके से जो है वो उत्खनन करते हैं, तो इससे तो प्रदेश को फ़ायदा होगा। तो समर भाई, ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है इसमें आपको मतलब क्या ऐसा लग रहा है कि जो दिखावा है या चुनाव तो ठीक है, 2 विधानसभा के हैं, वो तो होंगे ही चुनाव, उपचुनाव, उससे कौन सा 2 उपचुनाव में ये कॉन्क्लेव का फायदा हो जाएगा? कि देखिए सबसे पहली बात तो और महत्वपूर्ण बात यह है मध्य प्रदेश के लिए, और गर्व की बात भी कि मध्य प्रदेश उन कुछ चुनिंदा राज्यों में से है जहां पर खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में। और खनिज के बारे में एक जानकारी आप सभी को होगी, वैसे तो दर्शकों को तक भी देना चाहता हूँ कि खनिज एक ऐसी संपदा है, वंस एक्सट्रैक्टेड उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता और जिसको बनने में सालों साल सदियां लग जाती है, उसके बाद में इस प्रकार के खनिज जो है वो तैयार होता है।
अगर उसका सही प्रकार से उसको एक्सकर्शन किया जाए, उसे निकाला जाए, उससे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर उसको इंडल्ज किया जाए, उसको यूज किया जाए, तो प्रदेश में विकास की संभावनाएं से कोई इंकार नहीं करता। लेकिन समस्या वहां पर आती है जब ये जो खनिज है हमारे मध्य प्रदेश के, उनका वो गलत हाथों में चले जाते हैं, सत्ता की कठपुतली जो लोग हैं उनके हाथों में चले जाते हैं, जहां पर एक पंप पर एक ट्राली निकालने की अनुमति होती है, उस पर 10-10 ट्रालियां निकल जाती है। तो यहाँ पर बेशक उन खनिज माफियाओं का फायदा हो जाता है, वो सरकारी अफसरों का, वो पुलिस वालों का, जिनकी चौकियों से वो रेत निकल रही है, जो भी खनिज जा रही है, उनका फायदा हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़े स्तर पे जो नुकसान होता है वो मध्य प्रदेश का होता है, क्योंकि एक बार निकलने के बाद में वो जो खनिज है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये प्रश्न सोचने वाला है। और आप देखिए जितने भी यहाँ पर घटनाएं हम लोग देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टियों के ही लोग खनन के अंदर लगे हुए हैं। बहुत सारे नेता मंत्रियों के नाम भी नहीं लेना चाहता इस पे, लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मंत्री जो हैं उनके भी परिवार के कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें सब हम लोग देखते हैं, और इस सब से जो नुकसान होता है मध्य प्रदेश का होता है। जहां तक बात है कि आप ब्यूरोक्रेट्स लोगों को माइनिंग में लेकर आएंगे, तो क्या यहाँ पर उस सब चीजों को आप चेक करने की आपके पास में एक सिस्टम होगा कि अवैध रूप से कोई खनन ना हो, जरूरत से ज्यादा खनन ना हो, जितनी अनुमति है उतने खनन हो, खनन होने के बाद जो टैक्सेस चुकाए जाते हैं वो प्रॉपर चुकाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करने के बाद भी आप छोटे मोटे दलालों और छोटे मोटे माफियाओं के हाथ में फंसे हुए थे, ऐसा ना हो कि अब बड़े माफियाओं के हाथ में चली जाए ये पूरी खनन की व्यवस्था। तो इन सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। जी समर जी, योगेश भाई, जो समर भाई कह रहे हैं ये बात अपनी जगह सही है कि हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी खनिज संपदा है जो वर्षों के बाद जो है प्रकृति में संचित होती है और उसका दोहन जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि जो खनिज संपदा का जिस तरह से दोहन करते हैं और बहुत सारे लोग, चूँकि इसमें पैसा बहुत होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी मशीनरी को अपने साथ जोड़ जाड़ के, ये भी देखने में आता है कि जितने का पट्टा मिलता है, जितने का निकालने का लाइसेंस मिलता है, उससे ज़्यादा खनन करते हैं। कोयले के क्षेत्र में भी ये देखने में आता है, माइनिंग के क्षेत्र में भी देखने में आता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। उसकी मॉनिटरिंग जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं होती। और रेत में भी इसी तरह होता है कि जितने पीट पास जारी होते हैं उससे ज़्यादा दिन भर ढोया जाता है। तो कैसे इस पे, ये जो प्रदर्शनी अपनी जगह है, पर इसको कैसे हम नियंत्रित करेंगे कि ये जो खनिज संपदा है इसका अनावश्यक दोहन ना हो, प्रकृति ने जो हमको जितना दिया है उसका सही दोहन हो। योगेश जी। देखिए सुभाष जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। देखिए सुभाष जी, आज का मुख्य विषय जो है आपके चैनल पे वो खनन में निवेश है, और आप प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे अवैध उत्खनन। नहीं, मैं निवेश की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूँ, पर ये जो हो रहा है, क्योंकि हम इसको डिनाई नहीं कर सकते ना। तो मैं उस पर भी जवाब दूंगा। देखिए, मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में जो हमारी खनिज संपदा है, बक्साइट, चूना पत्थर, लोहा, अयस्क, हीरा, कोयला, डोलोमाइट, तांबा, अयस्क, मैग्नीज, अयस्क, रॉक फॉस्फेट, ये हमारे मुख्य खनिज संपदा हैं। और 2003 का जो मध्य प्रदेश था मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के समय का, और आज का आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के 20 सालों के अथक प्रयासों के बाद जो मध्य प्रदेश की दिशा और तस्वीर बदली है, स्पष्ट तौर पर वो निवेशकों को आकर्षित करती है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश पानी के मामले में, भूजल के मामले में आत्मनिर्भर है, बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मध्य प्रदेश चकाचक है, 4 बड़े कॉरिडोर से मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है। और जहां तक अवैध उत्खनन का सवाल है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल प्रबंध किए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। शायद आपकी रिपोर्टिंग में इस बात का उल्लेख भी किया गया है, मगर मुख्य वक्ताओं ने इस रिपोर्टिंग पर ध्यान नहीं दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर मगर किंतु परंतु के चक्कर में क्या हम मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ दें? हम उसको आगे नहीं ले जाना चाहिए। तो जो जहां मध्य प्रदेश में निवेश की संख्या संभावना है, जो आज मध्य प्रदेश पूरे देश में 5वें स्थान पर है खनिज संपदा के मामले में, उसको हम अगर 3रे स्थान पर लाना चाहती है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, तो उसमें हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, मध्य प्रदेश का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और मध्य प्रदेश के खनिज का बहुमूल्य उपयोग भी किया जा सकता जी। हाँ योगेश जी।
तो चलिए, योगेश जी से हम अभी बातचीत कर रहे थे। तो राकेश, इसमें ये जो जिस तरह से कह रहे हैं योगी, अच्छा, तो समर जी हम आपके पास चलते हैं कि अभी योगेश भाई कह रहे हैं कि एआई का भी उपयोग होगा, मॉनिटरिंग भी होगी, और ये जिस तरह से दोहन होना चाहिए वही होगा, और निवेशक आगे आएंगे, और अगर ये विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर है और बहुत सारे कॉरिडोर हैं, तो इससे जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं तो इससे मध्य प्रदेश को फ़ायदा होगा। पानी भी कह रहे हैं पर्याप्त है, पावर भी सरप्लस है, और पिछले 20 साल में इन्होंने मध्य प्रदेश को चकाचक कर दिया है। और आपके यहाँ जब दिग्विजय सिंह थे, जिसको ये लोग बंठाधार कह रहे हैं, उनके रहते कुछ नहीं हुआ, और जो कुछ होना है वो अब हो रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना समर जी? जी देखिए, मैं तो वैसे इस डिबेट को सार्थकता से करना चाह रहा था खनिज संपदा को देखते हुए, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को बंटाढार कहा है दिग्विजय सिंह जी को, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो माफियाओं की सरकार है इसको भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इंदौर के 2 भाई हैं शुक्ला ब्रदर्स, 400 करोड़ का आरोप लगा था, कांग्रेस में थे, बीजेपी में ले लिया आपने उनको। और कितने मुख्यमंत्री और मंत्री इस भारत मध्य प्रदेश के अंदर हैं, इस देश में है, बता दूंगा कि कुछ कितना खनन करते हैं वो लोग, और कौन कौन से परिवार किन किन धंधों में जुड़ा हुआ है। तो ये आप बोलना बंद कर दे, और 20 सालों के अंदर आपने क्या किया है पूरा मध्य प्रदेश जानता है। कल के दो महीने पहले खबर है कि एक अधिकारी के ऊपर जो है आपकी पार्टी का जो समर्थित व्यक्ति था उसको ट्रैक्टर चला देता है अवैध खनन के करते हुए। तो ये सब आपकी पार्टी के दौरान हो रहा है। जहां तक आप बोल रहे हैं कि खनन में निवेश कहाँ होता है? खनन से तो फायदा होता है, निवेश तो छोटी मोटी मशीनरी लगा देंगे और करोड़ों का जो है वो खनिज संपदा उठा के ले जाएंगे आप। तो इसमें निवेश की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक बात है, मध्य प्रदेश के अंदर से 2 ही चीज बची है जिससे धन आ रहा है। एक है शराब, जो कि भरपल्ले बिक रही है, बहुत ज्यादा बिक रही है, बेरोक टोक बिक रही है। दूसरा जो है वो खनिज है। इससे भारतीय जनता पार्टी के जो सभी नेता मंत्री लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और इन्हीं से अपने घर की झोली भरते हैं। और यही काम जो है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अवैध रूप से झाबुआ में शराब जो है गुजरात जा रही है, वो हम लोगों को दिख रहा है। खनन कहाँ पर हो रहा है वो हमको दिख रहा है। कौन कौन लोग खनन कर रहे हैं ये पूरा भारत मध्य प्रदेश जानता है। कौन लोग थे जिनके ऊपर 400 करोड़ की जो है वसूली का आ जाता है, उसके बाद में है भारतीय जनता पार्टी में लेके उनको आप व्हाइट कॉलर कर देते हैं। ये सब चीज हमने देखी है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में मूल मुद्दों की कमी है। जहां तक बात है, मध्य प्रदेश की सरकार है पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी है। हर दूसरे महीने का अखबार उठा के देखेंगे तो मालूम पड़ता है कि आज फिर 5,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं। जितनी जीडीपी थी उससे आगे अब जो है आपका जो लोन निकल गया है। तो कुल मिला के बात है कि भारतीय जनता पार्टी दिमागी रूप से और आर्थिक रूप से कंगाल हो चुकी है। इनके पास में सोचने समझने और करने के लिए कुछ नहीं बचा है। लोगों के बीच में शगुफे छोड़ना, कभी पौधा लगाओ तो पौधे करोड़ों रुपए पौधे के विज्ञापन में खर्च करते थे, पौधे गए का आज मालूम नहीं पड़ रहा है। रोडों की बात करते थे, रोडों की दुहाई देते थे। रोडों की हालत जो है हम भोपाल से लेके पूरे मध्य प्रदेश की वो हमारे सामने है। करोड़ों रुपए खर्च करते थे गायों के संवर्धन पे, संरक्षण में। उनको माँ बुलाते हैं चुनाव के वोट लेते टाइम, लेकिन उसके बाद में रोड पर मरने के लिए छोड़ देते हैं और लोग उससे टकरा टकरा के मर रहे हैं। ये स्थिति रोडों की हो गई है। तो कुल मिला के बात है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला पार्टी है। भारतीय जुमला पार्टी एक प्रकार से झूठ बोलने का काम इनको आता है, और 20 साल 25 साल पुरानी सरकार पे उंगली उठाने का काम आता है। जब बता दूंगा कि वहां उस समय जो लोन था, जो कर्ज था मध्य प्रदेश के ऊपर, वो 52-56 हजार करोड़ रुपए था, जो आपने 4 लाख करोड़ के आसपास लेके आ गए हो। तो इतना कर्ज अगर हम लोगों ने लिया होता उस समय, तो मध्य प्रदेश को अमेरिका लॉस एंजलिस बना दिया होता। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ एक ही काम जानती है कि लोगों को बरगलाना, उनसे झूठ बोलना, झूठे झूठे कार्यक्रम करना, फोटोग्राफी करवाना, फोटो खींचना, झूठी जो है सदस्यता करना, देश की सबसे बड़ी पार्टी बताना, इस प्रकार की मशीनरी का इस्तेमाल करना, और उसके बाद में खनन शराब के धंधों में लगे रहना, और ड्रग्स की माफिया भी पकड़ा रहा है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के भी सामने आए कुछ दिन पहले। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी कंगाल और दिमागी रूप से कंगाल और आर्थिक रूप से कंगाल पार्टी मध्य प्रदेश। अब समर जी, आपने बड़े भारी आरोप लगाए, योगेश जी मुस्कुरा रहे थे। योगेश जी, मैं चाहूंगा कि आप सिलसिलेवार इनका जवाब दें। देखिए सुभाष जी, मेरे मित्र समर सिंह जी ने खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरित्रार्थ नहीं किया, वरन प्रूव भी किया। इन्होंने अपने मुख श्री से जिस भ्रष्टाचारी का नाम का उल्लेख किया, वो कांग्रेस का ही उन्होंने पहला नाम लिया कि कांग्रेस में है, कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार से ओत-पोत पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की। पर अभी तो आप लोगों ने उनको लेके वॉशिंग मशीन में साफ कर दिया ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता आते हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति रीति से प्रभावित होकर आते हैं। आरोप प्रत्यारोप से आप तथ्यात्मक जानकारी को
बदल नहीं सकते, सच्चाई को बदल नहीं सकते। सच्चाई मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, भली भांति समझ रही है कि जब छात्रों को दिग्विजय सिंह के शासन में पढ़ने के लिए बिजली नहीं होती थी, सड़क की जगह गड्ढे होते थे, लालू प्रसाद यादव जब टाइम पर दौरा करके गए थे, अभी भी गड्ढे ही हैं, अभी भी गड्ढे ही हैं। आज हमारी सड़कें चकाचक हैं। आप इंदौर से लेकर भोपाल हाईवे पे निकल जाओ, 150 कौन सी सड़क? कौन सी सड़क? मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिग्विजय सिंह जी के समय जो जीडीपी थी मध्य प्रदेश की 1000 करोड़ थी, और हमारे अभी आज 2024 में मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है वो 3,84,000 करोड़ के आसपास है, और इसको 6 लाख करोड़ तक 2004 बताइए। अमेरिका की जीडीपी कितनी थी 2004 में? डॉक्टर मोहन यादव की 2004 और आज में जो सोना का रुपए भाव था उस समय, तेल के रुपए भाव था उस समय, पूछिए ना, ये तो बताइए। भाई लाभान्वित हो रहे हैं, हमारा कर्मचारी वर्ग खुशहाल जीवन जी रहा है, तो निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं, और खनिज संपदा का भी बेहतर संसाधनों के माध्यम से कैसे सदुपयोग हो, उसके तारतम्य में ये बैठक मुख्य सचिव द्वारा आयोजित की गई थी, जिसके ऊपर आज डिबेट कर रहे हैं। चूंकि मेरे मित्र समर सिंह को उस विषय पर ज्ञान शून्य है, इसीलिए दाएं बाएं और इधर उधर होगा, कोई टिप्पणी नहीं हुई। यही कमलनाथ जी की जब सरकार पानी पी लीजिए, 12 करोड़ रुपए प्रति साल के मामूली रेट पर दे दिए गए। चलिए समर जी, क्या कहना है आपका? समर जी, थोड़ा योगेश जी को रेस्ट देते हैं, आप बोलिए। जी योगेश जी पानी पी लीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को ज्ञान है, तभी आपके सामने आज खड़े हैं, तभी आपको पानी, माफ कीजिएगा, तभी आपको जो है चारों तरफ घुमा देते हैं। और कुल मिला के बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आज रोडों की बात योगेश जी ने करी। योगेश जी 2003 के रोड जो थे वो आज के रोडों से काफी अच्छे थे, अब ये मानना चाहिए। बिजली की आप बात कर रहे हैं, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, आप बताइए कि अमेरिका की जीडीपी क्या थी 2014 में? यहाँ बेटे 4 में से 3 लोग भी करते तो मैं मान लूंगा। जीडीपी के जहां तक आपने बात करी, तो जीडीपी जो है वो समय समय पर बढ़ती रहती है। 20 साल पहले जो जीडीपी थी मध्य प्रदेश की, तब देखिए 20 साल पहले सोने का क्या भाव था, 20 साल पहले पेट्रोल का क्या भाव था, 20 साल पहले जो मुद्रास्फीति थी वो कहां पर थी। तो इन सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। आप सोचोगे 2020 में आप बोलोगे कि 1,000 करोड़ की जीडीपी थी और 100 साल बाद में वो 4,000 की जीडीपी हो गई है, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वो समय के साथ में आने वाला अंतर है। इसको भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है, भारतीय जनता पार्टी खनन के विषय के अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत सार्थक प्रकार से मैं डिबेट करना चाह रहा था आपसे, लेकिन आपने जो 20 साल पुरानी सरकार का आरोप लगाया उससे मुझे आपत्ति है। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी का मत है यह है कि भारत की जो संपदा है वो इस यहाँ के हर एक व्यक्ति की संपदा है, जो करोड़ों सालों के अंदर यहाँ पर बनती है, उसका जो दोहन नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। मध्य प्रदेश के विकास के अंदर उसका उपयोग होना चाहिए। कुछ मंत्री, नेता, अफसर, पुलिस वालों और माइनिंग के अधिकारियों के जो बंगले कोठी जो बन रहे हैं, दिख रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। तब जाकर ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर मध्य प्रदेश में कोई काम कर रही है तो सार्थक रूप से कर रही है। नहीं तो यही बात होगा, तो छोटे माफियाओं के चंगुल से छूटकर बड़े माफियाओं के बीच में चले जाएंगे। फिर आप ऐसे ही अडानी अंबानी टाइप के लोग यहाँ पर आ जाएंगे, जिनको तो हम आग उठा के भी देखने की हिम्मत नहीं रहती लोगों की, और पुलिस वालों की कहां से होगी। तो ये मानना चाहिए कि हमको लोगों से और इन लोगों से बच के रहना चाहिए, और खनन की जो हमारी गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन हो, और किसी प्रकार का अवैध खनन और अवैध रूप से कोई व्यापार व्यवसाय यहाँ पर ना चले। इस बात को सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। तभी जाकर जो मध्य प्रदेश है वो अपनी जो प्रचुर मात्रा में उपस्थित खनिज संपदा है उसका उपयोग करके विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। राकेश, ये जो खनिज कॉन्क्लेव हो रहा है, इसमें ऐसा क्या बात है जो हमारी बातचीत में अभी नहीं आई, जिसपे हम बातचीत कर सकते हैं? 2 दिन का है ये। देखिए सुभाष जी, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले ये चीज पढ़ रहा था, जिसमें जो आज ये कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें अधिकारी यानी जो उपस्थित अधिकारी थे उनके जो संबोधन थे, उसमें खास तौर से एक बात निकल के सामने आई है कि मध्य प्रदेश में जो यदि बात की जाए तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है,
इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जरूरत पड़ती है बैटरी की जरूरत पड़ती है और कॉपर लिथियम की जरूरत पड़ती है। और इस प्रकार के सेक्टर में माइनिंग कैसे सहभागिता कर सकता है, इन विषयों पर जो है इस माइनिंग कॉन्क्लेव में चर्चा हुई है। इसके अलावा देश का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम है, स्पेस टेक्नोलॉजी है और कई प्रकार के जो स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर हैं कहलाते हैं, उनमें कैसे योगदान दे सकते हैं, इस मुद्दे पर भी जो है इस माइनिंग कॉन्क्लेव में चर्चा हुई है। देखिए सुभाष जी, सिंगरौली जिले में यदि कहा जाता है कि सोने का भंडार मिला है, जो जानकारी सामने आती है, तो पहली बार जो है मध्य प्रदेश में सोने की खदान आवंटित की गई है। साथ ही दूसरे खनिज जैसे लाइमस्टोन, मैग्नीज, ग्रेफाइट, वनेडियम के लिए भी जो है निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट आवंटित किए जाएंगे। यानी ये जो माइनिंग कॉन्क्लेव है, इसमें ये तमाम विषयों पे चर्चा होगी। इसके अलावा लेटर आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भी फ्यूचर की संभावना पर जो है प्रेजेंटेशन होगा। इसके साथ ही इस कॉन्क्लेव में बात की जाए तो जो औद्योगिक घराने हैं, जिसमें रिलायंस, अडानी, बिरला ग्रुप, जेएमएस, जेके सीमेंट, टेरेक्स, मेट्सो, तमाम ऐसे औद्योगिक घराने हैं, वो इस कॉन्क्लेव में आ रहे हैं। दरअसल देखिए, आज हम इसको एक संक्षिप्त में कॉन्क्लेव को यदि निचोड़ निकालें तो सरकार ने जो माइनिंग कॉन्क्लेव करने का जो आयोजन किया है, वो उसका मेन मोटिव ये है कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना। अब चूंकि देखिए प्राकृतिक संपदा को लेकर अभी चूंकि समझिए एक बात सही कही है कि जो प्राकृतिक संपदा होती है उसका यदि सही ढंग से दोहन किया जाए, क्योंकि सालों साल में पहली कभी कभार बनती है, और ऐसे में भी उसका सही ढंग से दोहन होता है, सही ढंग से उसको उपयोग किया जाए, उसको एक निवेश के तौर पे भी सरकार तो मान रही है कि हम इसको निवेश के तौर पे कर, लेकिन यदि इन प्राकृतिक संपदाओं का सही ढंग से दोहन करके इनको आगे प्रदेश के विकास में कैसे योगदान हो सकता है, तमाम मुद्दों पर भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन साथ साथ यदि हम बात करें तो ये आने वाले जो रीवा में इन्वेस्टर समिट है, इस इन्वेस्टर समिट को लेकर भी सरकार का ये पहली सीढ़ी है, पहला कदम है जी। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कॉन्क्लेव का सिलसिला सरकार ने संभागवार चालू किया है, तो माइनिंग जो है, चूंकि रीवा क्षेत्र में माइनिंग की संभावना है और उसको एक प्रकार से टटोलने की कोशिश है, तो आने वाले दिनों में दिखेगा कि मध्य प्रदेश माइनिंग में 5वें से तीसरे स्थान पर किस तरह छलांग लगाता है और कितने निवेशक मध्य प्रदेश में या उत्खनन करने वाले जो कि नियम अनुसार उत्खनन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको उत्खनन का जितना एरिया मिला उससे कई गुना ज़्यादा उत्खनन करके, जो कि जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, उसको प्रमोट करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार की एक पहल है, हम देखेंगे आने वाले समय में इसमें क्या कुछ होता है। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।